ओके, कल कल लास्ट में ना, कल लास्ट में हमने किया था इलेक्ट्रॉन का मोशन, है ना, इनसाइड द कंडक्टर। एक बार मैं वापस से इसको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, सुनोगे क्या? देखो, जैसे मैंने कहा कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैंने V वोल्ट की बैटरी से जब कनेक्ट किया था, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ था। इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट होता है? पॉजिटिव एंड की ओर। किधर ड्रिफ्ट होता है? पॉजिटिव एंड की ओर। अच्छा, जब पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होगा तो होता क्या है ना कि इसका और भी अनदर इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या होता है? कोलिजन। क्या होता है? कोलिजन। तो पहले मैंने बोला शुरुआत में कि भाई एट t इज इक्वल्स टू 0, टाइम जीरो पर यानी जब मैंने बैटरी कनेक्ट किया था उस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी क्या था गाइस? इनिशियल वेलोसिटी क्या था बेटा? 0। हाँ है ना? t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 था। क्या था गाइस? 0 था। t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 था। अच्छा, आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू टाउ, जो वेलोसिटी हो जा रहा था वो हो रहा था vd। अब ये vd क्या है? तो वो एवरेज वेलोसिटी है जो आफ्टर सक्सेसिव कोलिजन किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वेलोसिटी। मैंने कल इसकी वैल्यू बताया था 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, तुमको याद रखना है, ठीक है? दूसरी चीज फिर मैंने, अच्छा तुमको यहां पर टाउ टाउ के बारे में भी मैंने बताया था। टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। टाउ कौन सा टाइम है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम है। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? टाइम इन विच energy can transfer from one atom to another atom टेन के पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो वही चीज आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, समझ गया ना? वीडी की वैल्यू आप बोल रहे हो 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। नहीं, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ मीटर कर लो, ज्यादा अच्छा है। हाँ, वैसे भी 10 की पावर माइनस 4 इज वेरी लेस, है ना, तो 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड कर लो, समझ गया ना? 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब सुनो, तो मैंने कहा रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ठीक है ना? देखो ध्यान से सुनो, और एक और रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन बताया था क्या? कि टाइम, हाँ, टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब सुनेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, यानी कि vd बराबर 0 प्लस ए इंटू टाउ, यानी vd वेक्टर बराबर a वेक्टर इंटू टाउ। समझ गए? बोलो है ना? ये पहला इक्वेशन हमने कल माना था। एक बात। दूसरी चीज गाइस, दूसरी बात कि यहां पर भाई देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही मैंने V वोल्ट का बैटरी लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई हो गया? इधर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? इधर, है ना? इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इस पे भाई ये इलेक्ट्रॉन भागा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। क्या लगा? और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, किसी नेगेटिव चार्ज पे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं F बराबर Q इंटू यानी माइनस ई इंटू। यस और नो गाइस? ये बात। अब A मैंने कल बताया था ना, इलेक्ट्रॉन है, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। एक बात, अच्छा इसका एक दूसरा भी कारण बताता हूं, माइनस साइन का एक दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? प्लस एक्स में, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? माइनस एक्स में, इसलिए F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई हुआ। फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन ये शो कर रहे हैं, ये भी बोल सकते हो। समझ गया? दोनों चीजें बिल्कुल करेक्ट है, बट ये जो दूसरा बोल रहा हूं ये काफी खूबसूरत लग रहा है। तो ए हो जाएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे तो F बराबर एम ए, तो ए हो जाएगा F अपॉन में एम। तो फोर्स यहां पे लिखोगे माइनस ई इंटू
ई बाई एम, हाँ है ना। तो ये एक्सेलरेशन हो गया माइनस ई इंटू ई बाई एम, समझ रहे हो, ये एक्सेलरेशन हो गया, क्लियर है। अब इसको उठा करके आप फर्स्ट में इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है, नाउ पुट द थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट, तो वी डी वैक्टर माइनस ई इंटू ई वैक्टर टाउ अपॉन में एम, देख रहे हो तुम लोग, ठीक है। वी डी वैक्टर क्या हो गया माइनस ई इंटू ई वैक्टर टाउ बाई एम। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ गाइस, क्या लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा बेटा तो क्या होगा बताओ, है ना। अगर मैं बेटा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा गाइस वी डी वैक्टर, मतलब वी डी बराबर ई इंटू ई टाउ बाई एम, हाँ है ना। वीडी को क्या हो जाएगा ई इंटू ई टाउ बाई एम। ये वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वीडी क्या है बेटा, वीडी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा इक्वेशन है गाइस, इक्वेशन नंबर, अरे बोलोगे मुंह से कब बोलते है ना। हम एक रिलेशन जानते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई बताना चाहेगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी या फिर I इज इक्वल्स टू वीना, समझ रहे हो। तो I बराबर हो गया एन ई ए वी डी। यहां पे N क्या है गाइस, एकदम से बैल हो गया। N जो है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, कंडक्टर का। वीडी क्या है, अब देखो आई बराबर एन ई है, वीडी तुम जानते हो, इक्वेशन नंबर 5 है। अब वीडी को उठा के इसमें डाल दो, वीडी को उठा के इसमें रख दो, सो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन ई ए, वीडी हो जाएगा ई इंटू ई टाउ अपॉन में एम। अब सुनेंगे गाइस, मैंने आपको बताया था ई से ई मल्टीप्लाई करोगे तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ए इंटू ई कर देंगे, हाँ या ना। अब एरिया से डिवाइड कर दो करंट में, तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, हाँ या ना गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 मान लो। अब बेटा आपको एक बात पता है कि करंट अपॉन एरिया होता है जे, जे इज अ करंट डेंसिटी, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू क्या हो जाएगा ई, ठीक है, हाँ है ना। बोलो जे क्या है, व्हाट इज जे, जे क्या है, तुम सभी सो क्यों रहे हो। जे इज अ करंट डेंसिटी, जे इज अ करंट डेंसिटी, जे क्या है बेटा, करंट डेंसिटी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सभी 8:15 पे उठे हो, अच्छा 6:30 कि कौन, आज बायो क्लास थी सही में, आज कौन सा दिन है, अरे थर्सडे है, थर्सडे आज, तो कब कब सर क्लास लेंगे, 3 दिन, सुबह 7 से 8:30, अच्छा अरे ठीक है। तो J इज अ करंट डेंसिटी, J क्या है बेटा, करंट डेंसिटी है ना, J इज अ करंट डेंसिटी, ठीक है, J इज अ करंट डेंसिटी। अब सुनो यहां पर एनी स्क्वायर, अब सुनो J बराबर कंपेयर करोगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ई, J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर सिग्मा इंटू ई, कौन सा इक्वेशन, 7th मान लीजिए, कौन सा इक्वेशन, तुम लोग समझ रहे हो, J बराबर सिग्मा ई कौन सा इक्वेशन होगा, 7th इक्वेशन है ना। ये J बराबर एन स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई लिखा था, इसको कंपेयर किया J बराबर सिग्मा ई से, तो यहां पर देखो इसको और इसको एन स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई,
से कंपेयर करोगे तो सिग्मा मिलेगा एनी स्क्वायर टाउ बाई एम। क्या मिलेगा? सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी, सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी, तो सिग्मा बराबर मिला एनी स्क्वायर टाउ बाई एम। अच्छा एक बात, अब एक चीज समझो, कंडक्टिविटी जो होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा, तो सिग्मा होता है 1/रो। सिग्मा क्या होता है? 1/रो। तो यहाँ पे रो कर दोगे 1 में सिग्मा, यानी कि 1/एनी स्क्वायर टाउ बाई एम, यानी कि m/एनी स्क्वायर टाउ, है ना? रो इज इक्वल टू m/एनी स्क्वायर टाउ। समझ रहे हो? तो रो क्या है? रो क्या है? ये कंडक्टिविटी है गाइस, और रो क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी। रो इज अ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हो गया सिग्मा एनी स्क्वायर टाउ बाई एम, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रो m बटे एनी स्क्वायर टाउ। समझ रहे हो? इक्वेशन नंबर 9 मान लो। और सुनो, और सुनो, ये जो J बराबर, सुनो, J बराबर सिग्मा ई देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, नोट करेंगे इसको। ये वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ का। समझ रहे हो? J बराबर सिग्मा ई। इसी को मैं यहीं पे लिख देता हूं वापस से एक पॉइंट करके। J बराबर सिग्मा ई लिखे हो तुम, तो सिग्मा को बोलते हैं 1/रो। तो रो हो जाएगा मॉड में E बाई मॉड J। रो हो जाएगा मॉड E बाई मॉड J। नोट कर लो इसको। रो हो जाएगा मॉड E बाई मॉड J। नोट करेंगे प्लीज, ये सारा पॉइंट्स नोट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है? पहले आप इसको नोट करो। ठीक है, जल्दी नोट करो। ठीक है, नहीं नोट किया तो नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया क्या? सुनो सुनो, बात नहीं। तो R बराबर हो गया, R इक्वल हो गया रोएल बाई, अरे मैं कहा था, हाँ, सिग्मा एनी स्क्वायर टाउ बाई एम, है ना? देख लिया? ये सब समझ में आ गया क्या? बोलते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, तो रो मिला क्या? m बटे एनी स्क्वायर टाउ। रो कितना मिला? m/एनी स्क्वायर टाउ। देख रहे हो ना? बोलो। ठीक है, और कुछ बचा है क्या इसमें? हाँ, और भी बातें हैं, बताता हूँ। हाँ, एक बात समझो, एक बात समझो, मैंने आपको बताया था I बराबर NA/VD, हाँ है ना? तुम लोग ध्यान दे रहे हो क्या? I बराबर क्या? NA/VD, और एरिया से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा NEVD, और I बाई ये होता है बेटा J। क्या होता है? I बाई ये क्या होता है? J। तो J को बोलते हैं करंट डेंसिटी। J को क्या बोलते हैं? ये तो तुमको पता ही है, हाँ है ना? ए तुम लोग बात मत करो जी। J इज अ करंट डेंसिटी, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ है ना? ये सब बातें आपको याद रखना है। अच्छा, अगली बात सुनो, अगला एक टर्म में कैसे हेडिंग डालेंगे? मोबिलिटी। क्या हेडिंग डाला? मोबिलिटी। इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किसे डिनोट करते हैं? म्यू से। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी and electric field, ratio of drift velocity and electric field is called mobility, ratio of drift velocity and electric field is called mobility। मेरी बात समझ रहे हो? रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो म्यू हो जाएगा VD अपॉन में E। म्यू क्या हो जाएगा बेटा? VD अपॉन में E। यस और नो? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा। क्या आप बता पाएंगे? मोबिलिटी का यूनिट बताओ। यूनिट ऑफ मोबिलिटी,
क्या होता है बेटा? देख के बता रहे हैं बक। ऐसे कैसे बताएंगे? अरे याद करके बताएंगे, बोल रहे ऐसे कैसे बताएंगे? हाँ नहीं बेटा, वोल्ट वोल्ट और मीटर के टर्म बताना है, वोल्ट और मीटर के टर्म में बताना है। तो वेलोसिटी जो होता है विच इज मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर, यानी ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड हो जाएगा। हाँ है ना? इसको नोट करेंगे। तो मोबिलिटी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी चीज, मोबिलिटी होता है वीडी अपॉन में ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो गाइस? ठीक है, देख लेंगे बेटा एक बार अच्छे से। दूसरी चीज इसमें समझेंगे, ये मोबिलिटी के बारे में हो गया ना, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, एक बात और, तुमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है E इंटू ई टाउ बाई एम, यस और नो? पढ़ा है बेटा? अब मान लेते हैं, ये कौन सा इक्वेशन था, कुछ तुम लोग को याद है क्या? 8th इक्वेशन मान लेता हूं, और ये 9th। अब ये 9th की वैल्यू उठा के 8th में डालो जरा, देखो क्या मिलता है। हर चीज का यूज है यहाँ पे। तो म्यू बराबर वी डी अपॉन में ई है गाइस, तो वी डी क्या है? ई इंटू ई टाउ बाई एम बाई ई, ई से ही कटा तो ई टाउ बाई एम आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा? ई टाउ बाई एम। ठीक है, तो मोबिलिटी आ गया ई टाउ बाई एम। मोबिलिटी क्या मिला? ई टाउ बाई एम। ठीक है, नोट करेंगे इसको। तो मोबिलिटी का दो फॉर्मूला है, एक है वी डी बाई ई और दूसरा है ई टाउ बाई एम, जहां पर ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एम क्या है? मास है। समझ गए? तो ई टाउ बाई एम मिला, ई टाउ बाई एम मिला। समझ गए? देख लो इसको, तो मोबिलिटी हो गया ई टाउ बाई एम। क्लियर है? मोबिलिटी हो गया ई टाउ बाई एम। आगे चलें? ठीक है, आगे चलते। अब देखो, ये मोबिलिटी आ गया। अब तुम एक बात को समझना है ना, अब मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, हटाऊं इसको। अब एक चीज समझेंगे आप, जैसे ना, सुनो, फॉर एनी मेटल, फॉर एनी मेटल, चलो ध्यान देंगे इधर सभी लोग, किसी मेटल के लिए, किसी मेटल के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ता है कि घटता है? बताओ, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं। तो सुनो सुनो, एक बात समझेंगे, हम एक रिलेशन जानते हैं, रो बराबर एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। रो बराबर क्या होता है? एम अपॉन, रो बराबर होता है एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। तुमने अपनी कॉपी में लिखा है, रो जहां पे रेजिस्टिविटी है, एम मास है इलेक्ट्रॉन का, एन नंबर डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम है? अब यहां पर जो टाउ है गाइस, टाउ जो है लैम्डा बाई वी आर एम एस है। टाउ क्या होता है? लैम्डा बाई वी आर एम एस। क्योंकि मैं जब टेम्परेचर की बात करूंगा तो जो स्पीड होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना भाई? टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी जब बढ़ेगा तो उनका स्पीड बढ़ेगा। यस और नो? तो मैं सीधे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चले जाऊंगा, वहां पर हम एक रिजल्ट पढ़ते हैं वीआरएमएस का फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं गाइस? वीआरएमएस बराबर √3 kBT बाई स्मॉल एम। ये पढ़ते हैं, देख लो, याद है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वीआरएमएस होता है √3 kBT बाई एम। अब यहां पर वैल्यू रख दोगे लैम्डा बाई वीआरएमएस, यानी अंडर रूट के अंदर 3 kBT बाई एम। दिख रहा है? समझ आया? यहां तक समझ आया? टाउ क्या है? टाइम है। कौन सा टाइम? रिलैक्सेशन टाइम, जिसमें दो सक्सेसिव कोलिजन में जितना समय लगा। एक चीज, लैम्डा क्या है? मीन फ्री पाथ। लैम्डा इज अ मीन फ्री पाथ। इस बात को लिख देता हूं, लैम्डा इज अ मीन फ्री पाथ।
अब गाइस ये मीन फ्री पाथ क्या है? तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जितना आगे बढ़ता है उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? उस एवरेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। उस एवरेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। है पीछे देख ले इधर, मीन फ्री पाथ क्या है? तो दो सक्सेसिव कोलिजन में इलेक्ट्रॉन जितना आगे बढ़ता है उस एवरेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना समय लगा वो होता है टाउ। तो समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड क्या है? VRMS √3 kBT/m। मैंने कहा when we increase the temperature of metal, when we increase the temperature of metal, तो जब मैं किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर क्या हो रहा है? टी बढ़ाने से टाउ कम होगा। देख लो ध्यान से, अगर मैं लॉजिकली भी समझाऊं ना तो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ जाएगा, और जानते हो उससे टाउ घट जाएगा। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। ये वो टाइम है जिसमें मतलब टाइम इन विच एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जब तुम टेम्परेचर ही बढ़ा दोगे तो एनर्जी का ट्रांसफर तो फास्ट हो जाएगा ना। और जब टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब क्या बोला मैंने? एनर्जी का ट्रांसफर फास्ट हो जाएगा तो टाउ क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना। अरे जो काम 1 सेकंड, जो काम 10 सेकंड में हो रहा था वही काम 1 सेकंड में हो रहा है। टाउ वो टाइम है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में। टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घट जा रहा है। टाउ घटने का मतलब क्या कि जो नंबर ऑफ कोलिजन है पर सेकंड बहुत फास्ट हो रहा है। जो 5 सेकंड में हो रहा है वो हो रहा था वो 1 सेकंड में हो रहा है, विद इन अ सेकंड, मिली सेकंड में हो रहा है। समझ रहे हो? तो टाउ क्या हो गया? यहाँ पे डिक्रीज हो गया व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। और टाउ घटने का मतलब क्या? यहाँ पे सीधा आ जाओ, जब टाउ डिक्रीज होगा रेजिस्टिविटी बेटा इंक्रीज होगा, यानी रेजिस्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होता है। इसलिए बोला जाता है गाइज कि जब किसी मेटल का, जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अब मेरी बात समझो, देखो इन जनरल देखा जाए तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा और रेजिस्टिविटी बहुत कम, लेकिन जब मैं उसका रेजिस्टिविटी बढ़ाना चाहता हूँ तो बस उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। क्या कर दो? देखो अब ऐसे इन जनरल भी समझा रहा हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना। मान लो इस कमरे में 100 लोग हैं, ठीक है, और इस कमरे में आग लग गई, ना लगे है ना, वैसे भी सब यहाँ पे है सिस्टम, नहीं लगेगा, तो मान लो लग गई तो क्या होगा? और मान लो जगह नहीं निकलने का तो क्या होगा? धक्का मुक्की होगा, है ना, धक्का मुक्की होगा। भागने की लोग कोशिश करेंगे तो रेजिस्टिविटी अपने आप में बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ लो, धक्का मुक्की होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ जाएगा, कोई इधर धक्का मारेगा कोई इधर धक्का मारेगा, है ना, समझ रहे हो? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, तुमने पढ़ते ना केमिस्ट्री में। तो उससे क्या होगा? मतलब बल्किंग बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो यहां पर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ जा रहा है, टाउ घट जा रहा है ना, रेजिस्टिविटी बढ़ जा रहा है। समझ आया बेटा? टेम्परेचर की जब बात की जाती है ना तो टेम्परेचर से रिलेटेड जब स्पीड की बात करते हो तो √3 kBT/m आ जाता है। ये वो स्पीड है जब किसी गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब वो स्पीड आता है ना। आप क्लास 11th में 3 तरीके का स्पीड पढ़ते हो केटीजी में, VRMS, V एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, यहां पर जो जरूरत है VRMS का जरूरत है। ठीक है, तो सुनो, तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाता है ना, और कैसे बेटा? नॉन लीनियरली इंक्रीज कर जाता है, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये ग्राफ तुम ठीक से बनाओ। पहले ना एकदम अचानक से ऐसे घूम नहीं जाएगा, पहले थोड़ा सा लीनियरली इंक्रीज होगा एंड फिर शार्पली ऊपर बढ़ जाएगा नॉन लीनियरली। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी मेटल का नॉन लीनियरली इंक्रीज करता है, हाँ है ना? समझ गए? ये किसके लिए गाइस? कंडक्टर के लिए, मेटल के लिए है। दिस इज फॉर कंडक्टर। अगला सुनेंगे गाइस, फॉर सेमीकंडक्टर।
सुनो प्लीज, बात नहीं। फॉर सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा बेटा? सुनो, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर में ग्राफ सेमीकंडक्टर के लिए? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली डिक्रीज करता है कुछ इस तरीके से, ऐसा। ये बात तुमको याद रखना है। और एक्चुअली ना इसके लिए एक इक्वेशन भी लिख रहा हूं, देखो, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई के पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी। प्लीज आप इसे नोट करेंगे, रो बराबर रो नॉट। ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए इक्वेशन है फॉर सेमीकंडक्टर। बेटा ईजी फर्मी एनर्जी गैप है, ये चीज तुम सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे, समझ गए? ईजी का मतलब होता है फर्मी एनर्जी गैप या फर्मी एनर्जी, ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज करता है, समझ गए? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज करता है सेमीकंडक्टर के केस में। जब मैं बात करूं किसी एलॉय की, यानी कि इंसुलेटर के केस में, फॉर इंसुलेटर, ये ग्राफ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ केबीटी, हाँ माइनस, हाँ ई के पावर माइनस ई जी बाई केबीटी। केबी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना? ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ फॉर एनी इंसुलेटर। माइनस तो है बेटा, नहीं माइनस है ना, ई के पावर माइनस ई जी है। अरे ये एक्सपोनेंशियल है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है। ये बोल रही, मारो इसको, एक्सपोनेंशियल है बोल रहा हूं। तो रो बराबर रो नॉट ई के पावर में है माइनस ई जी बाई के बी टी, वो एक्सपोनेंशियल है बेटा। तू मैथ्स वाली है ना, फिर ऐसा कैसे बात कर रही है? रेजिस्टिविटी टेम्परेचर भी देखो ग्राफ, नहीं इन लोग तो पढ़े होंगे ना, सभी पढ़े होंगे, लेकिन इन लोग तो रेगुलर लाइफ में यूज भी कर रहे हैं, ठीक है? अब सुनो, रो और टी में जो ग्राफ बनेगा गाइस, वो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरीके से। देख लो बेटा, ये इंसुलेटर के लिए है, ये तीनों ग्राफ याद रखना क्योंकि एग्जाम में इनका यूज होता है, ठीक है? अब देखो एक बात सुनो, बात नहीं, यहां पर ये ग्राफ नॉन जीरो से क्यों स्टार्ट हुआ? ये ग्राफ नॉन जीरो से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि इंसुलेटर तो ऑलरेडी उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे और हाई हो गया, समझ आई बात? हाँ, बना लो इसको। दिस इज फॉर इंसुलेटर, तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन तीनों के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। नोट कर लेंगे इसको जल्दी से, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। आगे चलें, चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो। हाँ हेडिंग डालो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ तो अब इक्वेशन बता देता हूँ, है ना? ग्राफ बता दिए, इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, इसी में एक हेडिंग डालो, ब्रैकेट में लिखना टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, यही है ना? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, है ना? देख लो एक बार, चेक कर लो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगला हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाँ ब्रैकेट में, क्योंकि आपको डिपेंडेंसी तो दिखा दिया है। टेम्परेचर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना? हाँ। ठीक है ना? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, देखो इसमें इसको हम डिनोट करते हैं किससे? अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। अल्फा,
है ना, जैसा तुमने ना क्लास 11th में थर्मल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा, याद करो, पढ़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एरियल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा वहां पढ़ते हैं। वैसे यहां पर भी है, ठीक है। यहां पर क्या है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अल्फा, ये अल्फा है क्या, तो अल्फा होता है आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू डेल्टा टी, ऐसा। अल्फा क्या होता है, आर टी माइनस आर जीरो बटे आर जीरो इंटू डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है बेटा कि टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है। देखो, टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टेंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। रेजिस्टेंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, रेजिस्टेंस में क्या आ रहा है बेटा, चेंज आ रहा है। अब सुनो, मैंने कहा टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टेंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं डेल्टा आर बाई आर नॉट डेल्टा टी, या फिर मैं लिख सकता हूं 1 बाई आर नॉट डी आर बाई डी टी, ठीक है, 1 बाई आर नॉट डी आर बाई डी टी। चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। एक बार लिख देता हूं इसको पूरा, ताकि आपके ध्यान में रहे। चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देख लो इसको, अल्फा जो है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, देख रहे हो, ठीक है ना, ये अल्फा है। अच्छा, यहां पर लिख दो बेटा, यहां पर जो आर जीरो है बेटा, ये क्या है बेटा, इनिशियल रेजिस्टेंस है। इनिशियली जो भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। आर टी, आर टी क्या बेटा, फाइनल रेजिस्टेंस, एट एनी टेम्परेचर टी। समझ रहे हो, देख लो, ठीक है ना। और डेल्टा टी क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, समझ गए, देख लो, समझ गया ना। तो आर जीरो इनिशियल रेजिस्टेंस है, आर टी फाइनल रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, और डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, समझ गए। और अल्फा की यूनिट की मैं बात करूं, जो सबको आना चाहिए, क्या होगा यूनिट बेटा, यूनिट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस का होता है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस का ओम, नीचे वाले का भी ओम, और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस। तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन आएगा, या फिर डिग्री सेल्सियस के पावर -1, या फिर केल्विन के पावर -1। जिस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन का केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता था, वैसे यहाँ पर भी है, केल्विन इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो जाएगा। हाँ है ना, देख लेंगे ध्यान से इसको, बड़ा ध्यान से इसको देख लेंगे ना। ये आपका अल्फा है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। हाँ, नोट कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ गाइस, है ना, इसको हटा रहा हूं बेटा, है ना। अब देखो बेटा, यहां पर एक बात को समझेंगे आप लोग। जैसा मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अल्फा जो है आर टी माइनस आर जीरो बटे आर जीरो इंटू डेल्टा टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
तो आर टी माइनस आर जीरो बराबर आर जीरो डेल्टा टी है, राइट में लेके जाएंगे। आर टी बराबर आर जीरो प्लस आर जीरो इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो आर टी बराबर आर जीरो बाहर कर देंगे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। नोट कर लेंगे गाइस। सो आर टी इज इक्वल्स टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये भी नोट कर लो। तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन ये है, आर टी इज इक्वल्स टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नोट कर लेंगे, आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओमेगा तो ओम है ना, ओमेगा कहाँ है? अच्छा ठीक है, हाँ बोल सकते हैं, वैसे ओम बोलते हैं, ठीक है। हाँ फिर क्या बोल रहे हो? ये इसका यूनिट ओम हो जाएगा, इसका ओम, इसका डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। हाँ फिर आंसर हो जाएगा केल्विन का इनवर्स। तो मैंने बोला देखो, रेजिस्टेंस का बेटा ये रिलेशन हो जाएगा आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी चीज है जी। इस बार नीट जो लास्ट पेपर हुआ था अभी, उसमें इसी पे सवाल आया था, पैरेलल और सीरीज करके, ठीक है ना? तो इस चीज को थोड़ा देखेंगे, बहुत जरूरी फॉर्मूला है ये, आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, आर टी इक्वल्स टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आगे चलू, चलो ओके। अब देखो, जैसा तुम जानते हो, एक छोटी सी बात तुम समझ लो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। समझ रहे हो ना? मतलब रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। इस चीज को अभी मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि जो चीजें रेजिस्टेंस के लिए लागू होगा वही रेजिस्टिविटी के लिए भी लागू होगा, है ना? सो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है? नोट करो इसको, है ना? रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना? तो आर रेजिस्टेंस हो गया और रो क्या होगा? रेजिस्टिविटी। समझ गए? ठीक है, नोट कर लिया। अब एक बात और समझेंगे, अब नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं गाइस, चलो देखो, जो अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा फॉर मेटल, बेटा फॉर मेटल अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। एक बात याद रखना, याद रखना, एग्जाम में पूछता है किसी मेटल या कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। फॉर नॉन मेटल यानी इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए क्या होता है? अल्फा नेगेटिव। क्या होता है बेटा? अल्फा, अल्फा पॉजिटिव किसी मेटल के लिए, और नॉन मेटल यानी इंसुलेटर के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? अल्फा नेगेटिव। ये बात आपको याद रखना है। हो गया? समझ गए? हाँ है ना? तो मैंने कहा किसी मेटल के लिए क्या होता है? अल्फा पॉजिटिव, किसी इंसुलेटर के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। और अगर मैं बात करूं फॉर सेमीकंडक्टर,
फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में भी अल्फा क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। क्या होता है? अल्फा नेगेटिव। नोट कर लेंगे। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के केस में अल्फा नेगेटिव है, और मेटल के केस में यानी कंडक्टर के केस में जो अल्फा है बेटा पॉजिटिव है। आपको बस याद रखना है बात। अल्फा क्या है बेटा? पॉजिटिव है। हाँ है ना? अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। समझ गए? हाँ है ना? आगे चलें। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? अल्फा नेगेटिव का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होता है। हाँ है ना? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होता है? कम होता है। यस और नो? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होता है? कम होता है ना? देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होता है? कम होता है। हाँ है ना? एक चीज सुनो, तुम लोग ध्यान दे रहे हो क्या? लेकिन एक बात सुनो, एक चीज गड़बड़ हो रही है। अगर इंसुलेटर की बात करूंगा तो इंसुलेटर के लिए अल्फा को नेगेटिव बोलूंगा तो इसका मतलब ये कि रेजिस्टिविटी उसका भी घटना चाहिए ना टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन उसका तो बढ़ता है। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि ये पॉजिटिव है बट स्मॉल है। इसको ऐसे कर दो, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? पॉजिटिव बट स्मॉल अल्फा है ना? अगर अगर कोई नॉन मेटल है, कोई इंसुलेटर है ना, तो उसके लिए अल्फा नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव लोगे तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी तो घटना चाहिए। लेकिन अभी तुमने ये ग्राफ देखा, अभी तुमने एक ग्राफ देखा जिसमें रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, यानी अल्फा कम है बट पॉजिटिव है। उठ जा, अल्फा कम है बट पॉजिटिव है। समझ गए? ये बात को याद रखना, ठीक है ना? अभी मेरे दिमाग में है तो मैंने बताया। समझ गए? आगे हेडिंग डालेंगे, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है गाइस? रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कहाँ पे होगी? क्यों? मॉर्निंग वाली? 7 बजे वाली ना? अच्छा हाँ, तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब सुनो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है समझो। सुनो, फॉर एनी कंडक्टर या फॉर एनी वायर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। एक बात याद रखो, यानी किसी वायर का रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो वो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस। दूसरी बात, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। हाँ है ना? बोलो, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। फर्स्ट और 2 को जब हम एक साथ लिखेंगे गाइस तो यहां मिलेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। हाँ है ना? आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी से हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखोगे बेटा, तो आर बराबर हो जाएगा रो एल बाई एरिया। सो मुद्दा यहां पर ये है कि जो रो है विच इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। रो क्या है बेटा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। समझ पा रहे हो ना? जो कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है ना? रेजिस्टिविटी क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी रो इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बस ये बात आप लिख लेना, मैं लिख रहा हूं रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। which depends on the nature of the material. Which depends upon the nature of the material. नोट कर लेंगे इसको।
तो रो रेजिस्टिविटी है जो कि मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, हाँ या ना, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। रो इज अ रेजिस्टिविटी विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। समझ गए? रो क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, और साथ में किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, है ना। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। समझ गए? है ना, हाँ ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने देखा था ना कि रो टी इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है ना। और अलग अलग मटेरियल के लिए भी अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है ना। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी होगा, है ना, याद रखना। ठीक है, हो गया। तो आर बराबर हो गया रोयल बाई एरिया। आर बराबर क्या हो गया? रोयल बाई एरिया। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल क्या है बेटा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। समझ गए? हाँ है ना। एक बार इस फॉर्मूले को हाईलाइट कर रहा हूं, बहुत जरूरी है। अभी वो बच्ची इतने सारे क्वेश्चन पूछी, सब इसी फॉर्मूले पे था। आर बराबर रो एल बाई एरिया। आर बराबर रो एल बाई एरिया, यस और नो? आर बराबर क्या? रो एल बाई एरिया। अब यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट देखते हैं। रो बराबर लिख सकता हूँ क्या? आर इंटू ए बाई एल, हाँ है ना। रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बाई, आर ए बाई, देखो ना, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का हो जाएगा ओम, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा मीटर, कैंसिल हुआ तो ओम मीटर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का डायमेंशन भी आना चाहिए गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता है कंपटीशन में। समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत ज़्यादा पूछता है। अभी इसके उसकी बात करेंगे डायमेंशन की। एक होता है सिग्मा। सिग्मा होता है गाइस 1 रो। सिग्मा माने कंडक्टिविटी, सिग्मा माने कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी होता है 1 बाई रेजिस्टिविटी, यानी कि 1 बाई आर ए अपॉन एल, यानी आई कैन राइट हियर एल बाई आर ए, एल अपॉन में आर ए। अगर मैं इसके ऐसा यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा क्या हो जाएगा? तो लेंथ का हो जाएगा मीटर, रेजिस्टेंस का हो जाएगा ओम, इसका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक बात। दूसरा, ओम इनवर्स का उल्टो को महो मीटर इनवर्स बोलते हैं, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। नोट कर लो, ये सब ऐसा यूनिट है किसका? कंडक्टिविटी का। समझ गए? है ना। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर महो मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स, है ना। ये रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टिविटी का यूनिट है। आप सभी अपनी कॉपी में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकाल के बताएं जल्दी से। चलो बताओ, बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, इन तीनों का डायमेंशन आप निकाल के जल्दी से बताइए। मोनो ने लिखा है, एमएचओ लिखा है, मोहो, मोहो मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, मोहो मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। हाँ, साइमन मीटर इनवर्स। समझ गए? मोहो मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है, ओम का नहीं। तुम्हें एक फॉर्मूला पता रहेगा तब तो तुम डायमेंशन निकाल पाओगी। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने? अच्छा, अभी मैंने ओम्स लॉ डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। हाँ, नहीं, रोयल भाई ऐसे फिर करोगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, पहले हेडिंग डाल लो ओम्स लॉ, चलो फिर उसके बाद बताता हूँ आपको, है ना। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक आ गया ना? आगे हेडिंग डालो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, है ना। अब आगे देख लेते हैं एक बार ओम्स लॉ। लिखो, अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन, लिखो अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन, under the same physical condition, current flowing through any conductor
current flowing through any conductor is directly proportional to potential difference applied across the conductor. Potential difference applied across the conductor. Potential difference applied across the conductor. Is directly proportional to potential difference applied across the conductor. समझ गए? तो करंट ना पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड होता है, अच्छा अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन जो लिखा था उसमें लिख देना ब्रैकेट में प्रेशर वॉल्यूम मैकेनिकल स्ट्रेन, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेम रखना है. जहां पर आपने लिखा ना क्या लिखा था शुरू में, फॉर द सेम फिजिकल कंडीशन, उसमें लिखना ब्रैकेट में वहीं पे बाजू में प्रेशर वॉल्यूम कॉमा मैकेनिकल स्ट्रेन. मैकेनिकल स्ट्रेन का मतलब क्या, इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए. तभी तो वायर वाले सवाल में हम उसको पढ़ते कि मैंने वायर खींच दिया तो उसका लेंथ बढ़ गया, यही कारण है ना. तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए. सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी. ठीक है, अगर आप डेल्टा वी नहीं लिखना चाहते हैं रहने तो कोई दिक्कत नहीं. वैसे पहला इक्वेशन हो गया. तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट हो जाएगा 1/r डेल्टा वी. तो 1/r इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सो आई कैन राइट हियर डेल्टा वी बराबर i इंटू आर. ठीक है, डेल्टा वी बराबर i इंटू आर, ये कर दिया. ठीक है, डेल्टा वी बराबर i इंटू आर. दूसरी चीज गाइस, अगर मैं कहूं v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, i इंटू आर. v बराबर क्या हो जाएगा, i इंटू आर. हाँ है ना, v बराबर हो जाएगा i इंटू आर. नोट कर लेंगे. अगर v को मैंने कहा कि भाई v जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो v बराबर हो जाएगा i इंटू आर. i करंट है जो कि फ्लो कर रहा है ना उस वायर में, उस रेजिस्टेंस में. r क्या है, रेजिस्टेंस है. समझ गए? अब चलो, ये मैंने आपको ओम्स लॉ बता दिया. अब तुम मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा. रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इन तीनों का डायमेंशन निकाल के बताओ. इसीलिए मैंने आपको बताया. हाँ v बताओ, v क्या है, v क्या है, वोल्टेज. वोल्टेज का बताओ, वोल्टेज का ही बताओगे तभी तो काम बन जाएगा. वोल्टेज को बताने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैट में जाना पड़ेगा. डायमेंशन, यूनिट नहीं पूछा, डायमेंशन बताना है. हाँ निकाल दो, यूनिट से निकल जाएगा तो निकालो. मुझे भी थोड़ा सिखाओ है ना, यूनिट से कैसे निकालते हैं डायमेंशन. मैं भी थोड़ा सीख लेता हूँ, काम थोड़ा आसान हो जाएगा. अरे तो निकाल दी. रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बाई करंट. सुनो, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज बाई करंट. वोल्टेज क्या होता है गाइस, वोल्ट क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज. वोल्ट क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज, है ना. अब भाई वर्क का डायमेंशन क्या होता है बताओ, ml2 t-2. चार्ज का होता है at, करंट का होता है a. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ml2 t ऊपर गया तो t-3 a-2. ये हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन. और जब रेजिस्टेंस का डायमेंशन मिल गया गाइस, ये सब याद रखना, रेजिस्टेंस का डायमेंशन है. जब रेजिस्टेंस का डायमेंशन मिल गया तो आपको रेजिस्टिविटी का तो आ ही जाना चाहिए भाई. R बराबर होता है रो एल बाई एरिया. तो बच्चों रो लिख सकते हैं आर ए अपॉन में एल. R का क्या है, ml2 t-3 a-2. एरिया का होता है L2, लेंथ का होता है L. क्या हो जाएगा यहाँ पे, L से L कटा तो ml³ मिला t-3 a-2. ये रेजिस्टिविटी का डायमेंशन हो गया. अब रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी का गाइस क्या होता है, उल्टा. सिग्मा बराबर 1/रो. रो कितना है बच्चों, देखो ये सब एग्जाम में यूज होता है इसलिए बता रहा हूं, याद रखना. इस बार बोर्ड में आ सकता है, कॉलम बना के दे देगा, m-1 l-3 t³ a2. ये कंडक्टिविटी का डायमेंशन है.
नोट कर लेंगे। इसका डायमेंशन है बेटा कंडक्टिविटी का, हाँ है ना, इसका डायमेंशन है ये कंडक्टिविटी का, जल्दी से नोट कर लेंगे, समझ गए, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है। ओम्स लॉ भी हो गया। मैंने कहा कि भाई किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है वो करंट के क्या होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई बिना पोटेंशियल डिफरेंस से करंट आ जाएगा क्या, बताओ, आंसर इज नो। भाई करंट का फ्लो चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज फ्लो तभी करेगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, यानी कि चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। आगे चलें, ठीक, ठीक है, समझ गए, हाँ है ना, ठीक है। चलो, तो हाँ कंडक्टिविटी जो है बेटा 1 बाई रेजिस्टिविटी है ना, तो 1/ml³ t-3 -2 कर देंगे तो ऊपर जाएगा तो m-1 l-3 t³ a² हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाएंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, और फिर ओम्स लॉ का लिमिटेशन भी करेंगे, समझ पा रहे हो। फिर ये पार्ट जब फिनिश होगा, सुनो, ये पार्ट जब फिनिश होगा तो क्या स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक सेल। पहले तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके सवाल बनाएंगे, फिर हमारा सेल स्टार्ट हो जाएगा, है ना, यानी कि तीन लेक्चर और लगेगा, 3 से 4 लेक्चर, इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।